हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कल हमने क्या किया था, हमारा जो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था हमने किस चीज़ का, जो हमने हमारा पीजीटी कॉमर्स का जो 2022 वाला जो एग्ज़ाम था ना, तो उसका हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था। तो आज हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो देखो इसमें 118 क्वेश्चन देखो। तो इसमें देखो क्या बोल रखा है, कौशल एंड गुलाब आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5:3। यानी दो पार्टनर्स हैं, कौन, कौशल और गुलाब। तो इनकी जो रेशो है कितनी दे रखी है, दोनों की जो रेशो है कितनी दे रखी है, 5:3। तो फिर बाद में क्या हुआ, राजू नया पार्टनर आ गया, और राजू जो नया पार्टनर आया है वो कितना शेयर लेके आया है, 1/7 शेयर। ठीक है। फिर उसके बाद द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी 4:2:1। जो नया पार्टनर है, जो न्यू रेशो है हमारी, वो कितनी है, 4:2:1। ठीक है। तो अब हमें क्या पूछ रखा है इसका, कि सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकालेंगे, हमारा फॉर्मूला होता है सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने का, कि ओल्ड रेशो है ना, ओल्ड रेशो में से क्या कर देंगे, ओल्ड रेशो जो है हमारी, न्यू रेशो क्या कर देंगे, माइनस। तो देखो ओल्ड रेशो कितनी है, कौशल की कितनी दे रखी है, जो रेशो कितनी है, ओल्ड 5/8। और न्यू रेशो कितनी दे रखी है कौशल की, 4/7। तो -4/7। ऐसे किसकी निकालेंगे, गुलाब की। गुलाब की जो ओल्ड रेशो है वो कितनी दे रखी है, 3/8। और न्यू रेशो कितनी गिवन है, 2/7। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो देखो अब माइनस करने के बाद कितना हो जाएगा, 56। तो माइनस करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा, 35 - 32। यानी जो रेशो कितना आ गया, 3/56। और गुलाब का कितना आ जाएगा, 56। और यहाँ कितना आ जाएगा, 21 - 16, यानी 5/56। तो क्या रेशो आ गई हमारी, सेक्रीफाइसिंग रेशो 3:5। क्या आ गई, 3:5। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वो भी हमारा क्या दे रखा है, न्यूमेरिकल दे रखा है। इसमें देखो क्या दे रखा है, अ कंपनी forfeited 200 शेयर। क्या दे रखा है, कोई कंपनी है, उसने क्या किया, 200 शेयर जो है फॉरफिट किए, कितने रुपीज़, 100 रुपीज़ ईच। फिर क्या किया, 70% कॉल्ड अप पर शेयर। यानी जो कॉल्ड अप पर शेयर है उसका रेट क्या है, 70 रुपी। ऑन विच शेयर होल्डर पेड 50 पर शेयर। यानी जो शेयर होल्डर ने पेमेंट की वो कितनी शेयर की है, 50 की। कॉल्ड अप कितने थे, 70। तो अनकॉल्ड कितने हो जाएंगे, 20। फिर क्या बोल रखा है, दीज शेयर्स वर री इशू एट द रेट ऑफ, जो जो शेयर वो थे ना, जो अनपेड शेयर थे, अब दोबारा वो री इशू किए हैं, तो वो किस रेट पे किए, ₹80 फुल्ली पेड अप शेयर। तो इसमें पूछ रखा है कि वो द शेयर फॉरफिटेड अकाउंट विल बी डेबिट इन द रेशियो एंट्री विद, कि कितने अमाउंट से हम जो फॉरफिटेड हुए शेयर उनकी जो डेबिट करेंगे रेशियो एंट्री, वो क्या होगी। तो देखो सबसे पहले जो हमारी फेस वैल्यू कितनी है, ईच शेयर की कितनी दे रखी है, 100 ईच, ये दे रखी 100 ईच दे रखी है। फिर क्या है, कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर। फिर क्या दे रखा है, कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर। अब कॉल्ड अप अमाउंट हमारा कितना है, कॉल्ड अप अमाउंट कितना है, 70 शेयर। ठीक है। तो उसमें से जो शेयर होल्डर है उन्होंने पेमेंट कितनी की है, 50। कॉल्ड अप कितना था, 70। पेमेंट कितने की 50। तो इसमें से हम क्या निकाल देंगे, हमारा जो अनपेड अमाउंट है वो निकाल लेंगे। अनपेड अमाउंट है वो निकालेंगे, 70 - 50 कितना, अनपेड 20। तो ये क्या है हमारा, अनपेड। ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या बोल रखा है, कि दे शेयर्स वर री इशू एट 80। अब दोबारा क्या किया है, 80 पे क्या किया उन्होंने, जो री इशू किए, यानी 100 ईच थे, किए कितने हैं, 80 पे। 100 थे, किए कितने पे, 80 पे। यानी जो 20 है वो क्या आ गया हमारा, डिस्काउंट। वो क्या आ गया हमारा, डिस्काउंट। डिस्काउंट ऑन री इशू कितना आ गया, 20।
तो अब इन्होंने पूछ रखा है कि टोटल डिस्काउंट ऑन री इशू जो है वो कितना होगा, यानी री इशू पे जो फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट करेंगे वो कितना होगा। तो डिस्काउंट ऑन री इशू कितना है 20, और जो है री इशू कितने की है हमारी 80 की है। ये कितने की है 80 की है री इशू। बट जो हमारा फोरफिटेड अकाउंट है उसमें हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, वो अमाउंट हमें क्या करना है, निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, डिस्काउंट ऑन री इशू मल्टीप्लाई जितने हमारे फोरफिटेड शेयर थे कितने थे 200 मल्टीप्लाई 200 कितना आ जाएगा 4000। यानी हम कितना अमाउंट जो है डेबिट करेंगे हम 4000, कितना करेंगे 4000। सिंपल है, कितने थे 200 शेयर्स फॉरफिटेड करे थे ₹100 ईच, 70 कॉल्ड अप किए, उसमें से पे कितने किए 20, अनकॉल्ड कितने रह गए 20, 50 पे कर दिए तो अनकॉल्ड कितने रह गए अनपेड 20 रह गए। तो बाद में जो ये दोबारा री इशू किए, तो दोबारा री इशू करने के बाद किस रेट पे किए 80 पे किए। बट जो रेट था हमारा वो कितना था 100 ईच था, बट 100 ईच था और री इशू कितने पे किए 80 पे, यानी डिस्काउंट ऑन री इशू कितना है 20, कितने का डिस्काउंट मिला 20 का डिस्काउंट मिला। तो अब जो डेबिट में कितना डालेंगे फोरफिटेड अकाउंट में, तो 200 फोरफिटेड के शेयर थे मल्टीप्लाई डिस्काउंट ऑन री इशू कितना 20, तो मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 4000। अब आ जाता है नेक्स्ट, इन विच सिस्टम द मॉनिटरी इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इज टेकन इनटू अकाउंट इन द पीरियड इन विच दे आर अर्न rather than in the period in which cash is actually received or paid by the enterprises। इसमें क्या बोल रखे हैं कि वो मॉनिटरी इफेक्ट जो ट्रांजैक्शन का है, यानी जिसमें जो कैश रेदर देन कैश बोल रखा है, तो रेदर देन कैश किस में होगा एक्रूअल बेसिस में, क्योंकि एक्रूअल बेसिस में क्या होगा जो एंट्री होंगी वो कैसे होगी रिगार्डलेस ऑफ कैश रिसिप्ट, यानी इसमें तो ओनली कैश, बट इसमें कैश एंड क्रेडिट बोथ, ठीक है, यानी क्रेडिट ही होगा इसमें। तो इसमें क्या आ जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा इसका एक्रूअल बेसिस सिस्टम। फिर आ जाता है द ओपिनियन एंड बिलीफ सेगमेंट ऑफ एटीट्यूड। जो ओपिनियन है और जो बिलीफ सेगमेंट है वो एटीट्यूड का कौन सा टाइप है, किस टाइप में आता है, तो वो बताना है। तो वो किस में आता है, जो बिलीफ एंड ओपिनियन है वो किस में आते हैं कॉग्निटिव में, किस में आते हैं कॉग्निटिव में। जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड के हमारे 3 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, अफेक्टिव, बिहेवियर और कॉग्निटिव। कॉग्निटिव में क्या आ जाएगा ओपिनियन एंड बिलीफ। बिहेवियर में क्या आ जाएगा, बिहेवियर में हमारे एक्शन, एक्शन और इंटेंशंस। अफेक्टिव में क्या आ जाएगा हमारा इमोशंस एंड फीलिंग्स। तो ये होते, तो इसमें क्या पूछ रखा है कि द ओपिनियन एंड बिलीफ सेगमेंट ऑफ एटीट्यूड इज, तो ओपिनियन और बिलीफ किस में आ जाएगा कॉग्निटिव में। फिर आ जाता है नेक्स्ट, द फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 रिप्लेस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किसने रिप्लेस किया है इस वाले एक्ट को, तो किसने किया है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक्ट 1947। फिर आ जाता है नेक्स्ट, a principle of enlightened marketing that requires that a company seek real product and marketing improvement। इस वर्ड से ही श्योर है इम्प्रूवमेंट, जो कंपनी जो है रियल प्रोडक्ट और मार्केटिंग जिसमें क्या होती है इम्प्रूवमेंट होती है, तो वो किस में होती है हमारी इनोवेटिव मार्केटिंग। इनोवेटिव मार्केटिंग में क्या होता है इम्प्रूवमेंट ऑफ रियल प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग इम्प्रूवमेंट किस में होती है इनोवेटिव, यानी न्यू न्यू इन्वेंशन करना, प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट लेके आना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहले जो है लैपटॉप नहीं कंप्यूटर जो होते थे, फिर क्या है लैपटॉप टच वाले, ठीक है। तो ये क्या है नई नई इन्वेंशन होती जा रही है, इम्प्रूवमेंट होती जा रही है। ऐसे मोबाइल फ़ोन में पहले कीपैड थे, अब क्या टच वाले, पहले टीवी थे, अब क्या है एलसीडी। तो क्या हो रही है इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो इसमें जो जिसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है मीन्स इनोवेटिव मार्केटिंग, उसको बोलेंगे इनोवेटिव मार्केटिंग। फिर आ जाता है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस आर विच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। जो सर्विसेज हैं वो कौन से टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज में आएंगी, किस में आएंगी टर्सरी सेक्टर। टर्सरी में क्या होता है जितनी भी सर्विसेज होती है वो किस में आ जाएंगी टर्सरी, ठीक है। फिर आ जाता है स्टाफ अथॉरिटी वर्क्स एज। जो स्टाफ अथॉरिटी है वो किस टाइप का वर्क जो है वो करती है अ चेन ऑफ कमांड,
क्या है, अ चेन ऑफ कमांड। तो स्टाफ अथॉरिटी मीन्स जिसमें पावर होती है, जो कमांड देता है किसी भी वर्क के लिए, तो वो किस में होती है, चेन ऑफ कमांड। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी या सर्टेन मैटर्स, इनमें तो होते नहीं है। फिर आ जाता है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में इसमें पूछ रहेगा कि कौन सा एलिमेंट नहीं है किसका, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का। तो क्या क्या एलिमेंट होते हैं, देखो सबसे पहले क्या होता है, सेंडर। सेंडर क्या करेगा, इनकोडिंग। एनकोडिंग के बाद मैसेज, मीडियम, फिर रिसीवर, उसके बाद आता है डिकोडिंग। तो इसमें से कौन सा, रिसीवर है, चैनल है, एनकोडिंग है, तो क्या नहीं है, मेजरमेंट। तो इसमें जो है मेजरमेंट कम्युनिकेशन प्रोसेस का पार्ट नहीं है। फिर आ जाता है जो पार्टनरशिप डीड है, इसमें से कौन सा इंक्लूड नहीं होगा, नेम ऑफ द फर्म वो होगा, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय फर्म ये नहीं होगा, ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस ये भी होगा, प्रोसीजर ये भी बताया जाएगा। तो इसमें पूछा है नॉट इंक्लूड, तो कौन सा इंक्लूड नहीं होता, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ फर्म। फिर है इनविजिबल इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। इनविजिबल इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, इनविजिबल मीन्स जो विजिबल नहीं होता। तो सर्विसेज है हमारी जो विजिबल नहीं होती, अदरवाइज गुड्स, कैपिटल एंड एक्सपोर्ट सब जो है क्या होता है, विजिबल होता है। तो ये क्या है, कौन सी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है इनविजिबल है, सर्विसेज जो है वो क्या है, इनविजिबल। फिर आ जाता है एन ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट ऑफ सिटीजन एंड गवर्नमेंट एजेंसी टू इम्प्रूव द राइट्स एंड पावर ऑफ एम्प्लॉयर नहीं, बायर्स। जो बायर्स की पावर एंड राइट्स को क्या करता है, इंप्रूव करता है। तो इंप्रूव करता है इन रिलेशन टू सेलर, तो उसको बोलेंगे कंज्यूमरिज्म, यानी कंज्यूमर की हेल्प करना, उनका जो राइट है, उनकी जो पावर है, उनको उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आना। तो राइट्स एंड पावर में हेल्प करना बायर्स की, उनमें इम्प्रूवमेंट लेके आना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमरिज्म। ठीक है। फिर आ जाता है अ टेम्परेरी प्राइसिंग इन विच कंपनी सेल्स प्रोडक्ट बिलो द लिस्ट प्राइस, यानी जितना लिस्ट प्राइस है, यानी 100 है, सेल कितने पे कर रहे हैं, 80 पे, यानी 20 का डिफरेंस है। तो कब करेंगे सेल, कब करेंगे, यानी समटाइम्स इवन बिलो कॉस्ट टू इंक्रीज शॉर्ट रन सेल्स। सेल्स को इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, जो प्राइस है वो लो करेंगे। ठीक है। तो उसमें किस में होगा, टेम्परेरी प्राइसिंग में तो होगा नहीं, इसमें भी नहीं होगा, जियोग्राफिकल प्राइसिंग में। तो किस में, प्रमोशन, जब अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करना होता है तो क्या करते हैं, सेल को इंक्रीज करने के लिए उसका प्राइस क्या कर देते हैं, जो लिस्ट प्राइस जितना भी होता है ना उससे कम पे सेल करेंगे। तो वो होता है हमारा प्रमोशन प्राइसिंग। फिर आ जाता है मनी इज वट मनी डज, पैसा वह है जो पैसा करता है। तो ये जो डेफिनेशन है ये किसने दिया है, किसने दिया, वॉलकर ने। ठीक है। फिर है वो हैज़ गिवन द कंसेप्ट ऑफ पोस्ट कॉर्ब, ये किसने दिया ये कंसेप्ट, तो ये कंसेप्ट दिया है लूथर गुलिक ने। किसने, लूथर गुलिक ने। ठीक है। पी से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड बजटिंग एंड रिडायरेक्टिंग, तो ये है इसका मीनिंग। तो ये किस में होता है, कौन, किसने दिया ये कंसेप्ट, लूथर गुलिक ने। फिर आ जाता है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंक्लूड, जो ऑर्गेनाइजिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या इंक्लूड किया जाता है। तो मेन जो चीज़ होती है ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, ड्यूटीज़ को असाइन किया जाता है। क्या किया जाता है, जो ड्यूटीज़ होती हैं उनको असाइन किया जाता है। ठीक है। तो मेन यही है। तो इसमें देखो कहाँ दे रखा है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, तो यही इसका आंसर है। वैसे अगर जो प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन का, जो प्रोसेस अगर हम देखेंगे तो उसमें पहले क्या करेंगे, वो जो ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करेंगे। इसमें दे रखा है सेटिंग, सेटिंग नहीं करेंगे, क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे ऑब्जेक्टिव को। इसमें बोल रखा है सेटिंग, तो ये तो रॉन्ग ही हो गया। डेवलपिंग प्रीमाइसेस या सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, तो प्लानिंग में होता है। तो ये भी प्रोसेस नहीं है किसका, ऑर्गेनाइजिंग का। फिर आ जाता है जो गेट है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था, वो कब इस्टेब्लिश हुआ था। देखो इसमें जो है, जो इस्टेब्लिश हुआ था ना, वो हुआ था 30 अक्टूबर 1947। बट जो मेन जो इफेक्ट हुआ था इसका, वो कब हुआ था, 1 जनवरी 1948। ठीक है। बट इसमें इफेक्ट या ऐसा कुछ नहीं बोल रखा, तो इसमें हमारा जो आंसर है दोनों हो सकते हैं, 1947 भी और 1948 भी। ठीक है। तो ये दोनों। फिर है इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन रेट आर इंक्लूडेड अंडर द विच फैक्टर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। देखो ये क्या है, हमारे मैक्रो इन्वायरमेंट। ठीक है। मैक्रो इन्वायरमेंट के क्या ये टाइप्स हैं, कौन से, एक्सटर्नल,
एक्सटर्नल। तो इसमें जो है इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन रेट किस में होगा, सोशल में कल्चर से रिलेटेड, लीगल में लॉ से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी में क्या इम्प्रूवमेंट, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। बट इकोनॉमिक में क्या होगा, रेट और इन्फ्लेशन के बारे में, जीडीपी, जीडीपी हो, इंटरेस्ट रेट या इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। फिर आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन फेयर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो ये क्या है, साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बट यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो किसने दिया था, हेनरी फ्योल ने। किसने दिया था, हेनरी फ्योल ने। और ये किसने दिए थे, एफ.डब्ल्यू. टेलर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, यूनिटी ऑफ कमांड। ये क्या है, फेयर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फिर है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मोस्ट सुटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हैविंग डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़। तो किन एक्टिविटीज़ में डाइवर्सिफाई हो रखा है ये, देखो इसका आंसर भी दोनों हो जाएंगे, क्या, डिविजनल भी और फंक्शनल भी। क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे, डिविजनल भी और फंक्शनल भी। तो ये किसके टाइप है, डिविजनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर दोनों हो जाएंगे इसके। तो इसमें जो है डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है, जो प्रोडक्ट है वो किस बेस पे डिवाइड होगा, रीजन के बेस पे, रीजन्स के बेस पे, और किसके बेस पे, मार्केट्स के बेस पे। फिर क्या है, फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है, स्पेसिफिक फंक्शन आ जाता है, स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, तो जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है मोस्ट सुटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, किसमें डाइवर्सिफाई हो रखी है, दोनों में। तो इसका आंसर दोनों, डिविजनल स्ट्रक्चर भी होगा और फंक्शनल स्ट्रक्चर भी होगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, इसमें हाँ दोनों ही होंगे इसमें। डिविजनल भी हो सकता है, आप अगर डिविजनल लगा रखा है किसी ने तो डिविजनल भी हो सकता है और फंक्शनल भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, क्योंकि जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन पे डाइवर्सिफाई एक्टिविटीज़ हैं वो दोनों में हो सकती है, डिविजनल में भी और फंक्शनल में भी। फिर आ जाता है नेक्स्ट में देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजैक्शनल लीडर। जो ट्रांजैक्शनल लीडर है उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएंगी, जो ट्रांजैक्शनल लीडर होता है उसका जो फोकस होता है ना, मेन जो ये लीडर होता है ना, इसका जो फोकस होता है ना, वो मैनेजमेंट ऑफ टास्क, मैनेजमेंट ऑफ टास्क, और क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर पे और ऑर्गेनाइजेशन, यानी कोई भी रिवार्ड्स वगैरह या पनिशमेंट, वो सारे वर्क किसके होते हैं, ट्रांजैक्शनल लीडर के। यानी ये मेन जो फोकस है मैनेजमेंट ऑफ टास्क, तो वो किस में जो है, इनमें से कौन सा है जिसकी ये करेक्टरिस्टिक्स है, ये करेक्टरिस्टिक्स इसमें से कौन सी हो जाएगी, मैनेजमेंट ऑफ एक्सेप्शन। इसमें क्या होता है, इसका जो काम होता है मैनेजमेंट ऑफ एक्सेप्शन का, कि मैनेजमेंट ऑफ टास्क यानी अटेंशन किस पे दे रहा है, यानी अटेंशन किस पे दे रहा है, जो मेन फोकस है किस डेविएशन पे, यानी जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट वो कर रखा है वो है। तो ये है इसका, यही हो जाएगा इसका मैनेजमेंट ऑफ एक्सेप्शन। फिर इंटरनल, देखो इंटरनल हमारे कौन कौन से होते हैं, एक तो हो जाती है स्ट्रेंथ, एक वीकनेस। अब अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट ये हमारे क्या है, एक्सटर्नल, ये क्या हमारी इंटरनल। तो इन्होंने बोला वो इंटरनल एलिमेंट्स बताओ, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गायब हो गए क्योंकि ये एक्सटर्नल है। फिर क्या है, जो इंटरफेयर करता है विद द कंपनी एबिलिटी टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, उसमें इंटरफेयर करता है। तो स्ट्रेंथ तो नहीं है, क्या है, वीकनेस। अब ये आ गया इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसमें क्या होता है, टोटल जो प्रोडक्ट है वो पहले क्या होता है, इंक्रीज होता है, फिर धीरे धीरे इंक्रीज डिक्रीजिंग रेट से होता है, फिर कांस्टेंट होता है, फिर क्या होता है, नीचे। तो ये क्या है हमारी, ये जो स्टेज है ये कौन सी है, ये वाली स्टेज है, ये क्या है, डिक्रीजिंग वाली। और ये कौन सी स्टेज है, कांस्टेंट वाली। तो इसमें बोल रखा है कि इंक्रीज इन ऑल इनपुट्स रिजल्ट इन अ स्मॉलर परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट, यानी स्मॉलर वर्ड आ गया तो ये हमारा क्या है कि स्मॉलर परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है आउटपुट में, तो वो क्या है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अगर यहाँ क्या होता है, लार्जर परसेंटेज इंक्रीज हो रहा होता तो कौन सा होता, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। फिर आ जाता है विच वन ऑफ दीज कैन बी डेलीगेटेड, तो किसको डेलीगेट कर सकते हैं, अथॉरिटी को। फिर है वो डिटरमाइन द कैश रिजर्व रेशो, कैश कौन डिटरमाइन करता है इनमें से, गवर्नमेंट तो करती नहीं,
गवर्नमेंट का किस में रोल होता है? फिजिकल पॉलिसी, टैक्स। बट सेंट्रल बैंक का रोल होता है किसमें? कैश रिजर्व रेशो, CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ये किसका रोल होता है? सेंट्रल बैंक का। तो वो कौन डिटरमाइन करता है कैश रिजर्व रेशो को? सेंट्रल बैंक। जो कैश रिजर्व होता है, जो कमर्शियल बैंक जो रिजर्व रखते हैं सेंट्रल बैंक के पास, वो होता है कैश रिजर्व रेशो। तो ये कौन रखते हैं? कमर्शियल बैंक किसके पास? सेंट्रल बैंक के पास। तो ये कौन डिटरमाइन करता है? सेंट्रल बैंक। फिर आ जाता है नेक्स्ट, एफिशिएंसी से रिलेटेड ये किसका कौन देखता है? टेलर। क्योंकि फेयल ने तो क्या दिए थे? प्रिंसिपल। बट जो एफिशिएंसी से रिलेटेड वर्क है वो कौन दे रहा है? टेलर। फिर आ जाता है जो सार्क है वो कहाँ सिचुएटेड है? जो सार्क है हमारा वो कहाँ सिचुएटेड है? वो है काठमांडू, नेपाल। तो देखो सबसे पहले जो सार्क की फुल फॉर्म क्या होती है? साउथ एशियन एसोसिएशन। फिर क्या है? रीजनल कॉरपोरेशन, रीजनल कॉरपोरेशन। तो ये कब हुआ था? ये फाउंडेड कब हुआ था सार्क? 8 दिसंबर 1985। ठीक है। तो इसका जो कहाँ है ये, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ है इसका सार्क का? काठमांडू, नेपाल, वहाँ पे सिचुएटेड है ये। अब विच टाइप ऑफ बैंक इज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक? कमर्शियल बैंक तो है नहीं, कोऑपरेटिव बैंक अलग है, सेंट्रल बैंक नहीं हो सकता, तो स्पेशलाइज्ड बैंक में इंक्लूड होते हैं इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बैंक। फिर आ जाता है नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग सोर्सेज विच वन इज एन इंटरनल रिक्रूटमेंट सोर्स? इंटरनल में तो ट्रांसफ़र ही होंगे क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट है, उनका ट्रांसफ़र कर देना सेल से परचेज में, यानी यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। तो वो कौन सा सोर्स है रिक्रूटमेंट का? इंटरनल सोर्स। बट ये कौन से सोर्स हैं? एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांसफ़र। फिर आ जाता है डैश इज द एक्स्ट्रा प्रॉफिट द फर्म अर्न्स फ्रॉम प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग एन एडिशनल यूनिट। एडिशनल यूनिट आ गया मीन्स मार्जिनल, टोटल प्रॉफिट का तो रोल है ही नहीं। अब इसमें मैनेजर का भी रोल नहीं है, वो क्या होता है? मार्जिनल। एडिशनल का मीन्स मार्जिनल। तो इसमें कॉस्ट के बारे में तो बोल नहीं रखा है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रहा है वो प्रोड्यूसिंग हर एक एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट पे, तो वो क्या हो जाएगा? मार्जिनल प्रॉफिट। फिर डिजायर टू सेटिस्फाई वन इंटरेस्ट एंड रिगार्डलेस ऑफ द इम्पैक्ट ऑन द अदर पार्टी टू द कन्फ्लिक्ट। तो इसमें कंपीटिंग होता है जो डिजायर टू सेटिस्फाई करता है इंटरेस्ट को। फिर आ जाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। ये क्या हो जाता है? नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो ये फॉर्मूला होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेट प्रेजेंट वैल्यू, जिसमें कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। लास्ट है क्वेश्चन हमारा, नीड ऑफ अचीवमेंट थ्योरी किसने दी थी? तो ये दी थी हमारी डेविड बैकलैंड ने। ठीक है, तो ये इसने थ्योरी दी थी। तो ये सेकंड पार्ट में हमारे कंप्लीट क्वेश्चंस हो गए हैं 91 to 150। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा 2022 का। तो अब हम क्या कौन सा करेंगे? 2021 वाला एग्ज़ाम, वो 2 पार्ट्स में वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है।